हमको रन्स चाहिए, जैसे भी करके हमको रन चाहिए। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कौन बना रहा है और किस नंबर पे बैठ के बना रहा है, कहाँ बना रहा है, बस हमको रन्स चाहिए कि जो जिसकी बैटिंग है वो रन मार के जाए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिक डोज और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है व्हाट शुड बी द प्लेइंग 11 इन द अपकमिंग सीरीज़ फॉर नेपाल। आने वाली सीरीज़ में नेपाल की क्या स्ट्रेटजी और क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए, तो उस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो ये काफ़ी लोगों का फेवरेट टॉपिक भी है और काफ़ी लोग अपने अपने हिसाब से ही प्लेइंग 11 चूज़ करते हैं। तो सबका एक, जितने भी फैंस हैं सबका राइट है कि अपने हिसाब से आप एक प्लेइंग 11 सजेस्ट करें। वैसे ही आज हम एक अपनी तरफ से एक प्लेइंग 11 जो कि मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छी रहेगी, कुछ एनालिसिस के बाद, कुछ रिसर्च करने के बाद ये मैंने प्लेइंग 11 बनाई है। सो होप करता हूँ कि आप मेरी बात से एग्री होंगे। अगर कोई से भी आपकी क्वेरीज या कुछ न कुछ आपको इसमें कुछ लगे, अपनी तरफ से आप कुछ ऐड करवाना चाहते हैं, तो आप मेरे को कमेंट्स में आके बता सकते हैं। सो कमेंट्स में वहाँ पर हमारी बातचीत रहेगी। तो ये चैनल ज़्यादातर क्रिकेट फैंस के लिए ही है, जो ट्रू क्रिकेट फैंस है, जो काफ़ी डीपली जानना चाहते हैं टीम्स के और मैनेजमेंट के बारे में, अपने प्लेयर्स के बारे में। सो हम उन्हीं के लिए कंटेंट बनाते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं हमारी जो प्लेइंग 11 कैसी होनी चाहिए आने वाली सीरीज़ में। नामीबिया के अंदर जो सीरीज़ खेलने वाले हैं हम स्कॉटलैंड के साथ, तो उस सीरीज़ पे बात हम करेंगे। मेन फोकस हमारा वो सीरीज़ रहेगी। और सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक अभी टीम को, सबसे बड़ा जो झटका लगा है वो है संदीप का नाम होना। तो आज हम जो बात करेंगे तो वो एक केस ऐसा रहेगा कि अगर संदीप की टीम में वापसी नहीं हो पाती है तो उनके विकल्प में कोई दूसरे प्लेयर कौन से रहेंगे। और आज मैं एक प्लेयर अपनी तरफ से जो एक एक्स फैक्टर रहने वाले हैं उनके बारे में भी ज़रूर बताऊंगा। तो देखते रहिए वीडियो को एंड तक। तो सबसे पहले पॉइंट ये आता है कि नामीबियन प्लेइंग कंडीशंस कैसी है। देखिए गाइस, कभी भी कोई भी जो सीरीज़ होने वाली है या कहीं भी खेली जाने वाली होती है तो उससे पहले उस जगह, जो एरिया है, जो कंट्री है, जो पिचेस हैं, तो उनके बारे में थोड़ी स्टडी की जाती है। उनके पिचेस के बारे में थोड़ी रिसर्च की जाती है कि क्या वो फास्ट बॉलर को सूट करने वाली है या स्पिनर्स को मदद मिलेगी, या बैट्समैन बैटिंग फ्रेंडली पिच है, सपाट पिच है, ग्रासी पिच है। तो ये सारी चीज़ें जो कंडीशंस रहती हैं क्रिकेट के अंदर, ये सारी एक्नॉलेज की जाती हैं किसी भी टीम को चुनने से पहले। तो यहाँ भी ये चीज़ ज़रूर सिलेक्टर्स हमारे देख रहे होंगे कि नामीबियन कंडीशंस कैसी हैं, और नामीबियन कंडीशंस को ध्यान में रखते ही हमारी सिलेक्शन कमेटी, जो सिलेक्टर्स हैं, वो हमारी टीम को सिलेक्ट करने वाले हैं। मैंने अपनी पहली वाली वीडियोस में भी बता रखा है। तो उसमें नामीबियन कंडीशंस ऐसी हैं कि गाइस, आपकी जो जितना अभी तक मैं समझ पाया हूँ, जितनी मैंने अभी तक वहाँ की वीडियोस देखी हैं, नामीबिया के मैच देखे हैं ग्राउंड्स के, तो जो क्रिटिक्स और ऑन फील्ड जो हमारे कमेंटेटर्स होते हैं, तो उनके हिसाब से नामीबियन जो पिचेस हैं वो फास्ट और मीडियम फास्ट बॉलर्स को मदद करती हैं। तो फास्ट और मीडियम फास्ट बॉलर्स जो, उनको वहाँ पर मदद मिलती है वहाँ की पिचेस से। वहाँ की पिचेस में आपको अनइवन बाउंस भी देखने को मिलता है, जो कि सारे फास्ट बॉलर्स के लिए एक, मैं तो बोलता हूँ, जन्नत है। कि कोई भी बॉल आपकी कोई भी बॉल आपकी एक ऊंचाई पे, समान हाइट पे नहीं आती है। मतलब प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे आप कि कौन सी बॉल नीचे रहेगी और कौन सी उठ के बाउंस आने वाली है। तो ये एक बैट्समैन के लिए सबसे मुश्किल पिचेस में एक होती हैं, ऐसी टाइप की पिचेस जो जिस पे प्रेडिक्ट कर पाना, बाउंस को प्रेडिक्ट कर पाना इतना इजी नहीं रहता। तो ये हमारे बैट्समैन के लिए काफ़ी चैलेंज होने वाला है ये वाला टूर, और इम्पॉर्टेंट भी है। अगर हम यहाँ से अपनी जीत नहीं निकाल पाते हैं तो हमें वनडे अपना जो स्टेटस है उसको भी घुमाना पड़ सकता है, तो जो कि हम नहीं चाहते हैं। तो और ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी रहेगा। तो इसकी प्रैक्टिस और इसके लिए कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है, और काफ़ी डिटेल्ड रिसर्च के बाद ही इसमें प्लेयर्स का सिलेक्शन होना भी ज़रूरी है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा रोल आ जाता है हमारे कोच की अहम भूमिका सिर्फ इसी वाले टूर में हमको दिखने वाली है। जो हमारे नए कोच मनोज प्रभाकर सर हैं, उनकी कोचिंग का जो इफ़ेक्ट है वो अब पता चलेगा कि ये सबसे बड़ा, उनके लिए सबसे बड़ा टेस्ट है। एक तो उनके पास जो इम्पोर्टेंट प्लेयर है वो नहीं है, कैप्टन नहीं है उनके पास। सो ये तो रही बात सारी प्लेइंग कंडीशंस की और कोचिंग स्टाफ की, ये सारा कुछ हो गया। अब जो मेन मुद्दा क्या है कि हम सबको मिलकर एक ऐसी टीम बनानी है जो वहाँ पर जाके फाइट दे सके और जीत के भी आए। हमको ये नहीं कि बस हमको सिर्फ अपना मैच निकाल के बस क्लोजली वो वाला हिसाब किताब अब चलेगा, तो अब फिर आपका ओडीआई स्टेटस में रहना मुश्किल क्या नामुमकिन हो जाएगा।
ओडीआई स्टेटस। वर्ल्ड कप तो भूल ही जाइए, वर्ल्ड कप तो बहुत दूर की बात होगी। अभी हमारा मेन फोकस ही सिर्फ ओडीआई स्टेटस होना चाहिए। अगर हम ओडीआई स्टेटस को रिगेन कर पाए तब जाके हम वर्ल्ड कप दूसरा देख लेंगे या T20 वर्ल्ड कप पे भी फोकस करेंगे। वनडे पे तो ना ही जाएं अभी, वो ज़्यादा बेहतर है। ओडीआई स्टेटस रिटेन कर लिया, 4 साल आप और क्रिकेट खेल पाएंगे, जिसके साथ साथ आप और ग्रो करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में एक वीडियो बनाई थी, उसमें बता चुका हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वहाँ जाके देख लीजिएगा। तो रही बात ओपनर्स की, तो अब हम अपनी टीम में आ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं एक टीम बनाना चाहता हूँ उस बेस पे कि उसमें यंग टैलेंट भी हो, एक्सपीरियंस प्लेयर भी हों, और कुछ एक अनडिस्कवर्ड टैलेंट भी होने ज़रूरी हैं, जो कि कंट्री के अंदर हैं। नेपाल के अंदर अनडिस्कवर्ड टैलेंट भी है, अंडररेटेड प्लेयर्स भी हैं, जो कि एक एक्स फैक्टर का काम करे सामने वाली टीम के लिए। क्योंकि उन्होंने उनकी, अब देखिए कभी क्रिकेट में ऐसा भी होता है कि हर टीम एक सामने वाले, स्पेशली जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जब कभी भी इंडिया टूर करती है किसी भी कंट्री में, किसी के साथ मैच कर रही है, तो वो उनके बॉलर्स का एनालिसिस करती है सामने वाली टीम कि बुमराह को हम कैसे खेलेंगे, उसकी यॉर्कर्स, तो उसके लिए वो प्रैक्टिस करते हैं, या किसी के बाउंसर्स के लिए हम कैसे खेलेंगे। तो बैट्समैन बाउंसर्स के लिए प्रैक्टिस करते हैं और बॉलर्स की प्रैक्टिस करते हैं कि बाउंसर कैसे मारे। तो प्लेयर टू प्लेयर आजकल गेम हो गई है बिल्कुल, कि प्लेयर को वॉच करते हैं, उनकी वीडियो का एनालिसिस करते हैं, उनकी वीडियोग्राफी के थ्रू उनको खेलने के उनको खेला कैसे जाना चाहिए उस पर काम करते हैं बैट्समैन, स्पेशली एक बॉलर के ऊपर या एक बैट्समैन के ऊपर। तो आजकल की क्रिकेट काफ़ी वीडियो एनालिटिक्स के कारण काफ़ी आपकी ऐसी हो गई कि आप एक जैसे संदीप नेपाल में भी हुआ था। नेपाल में संदीप को शुरू में कोई नहीं खेल पाता था, बहुत बॉल को समझने में मुश्किल होती थी, पर जैसे जैसे वो ग्रो किए तो सबने उनके खिलाफ स्ट्रेटेजी बनाने लग गए। तो अब काफ़ी प्लेयर्स समझ जाते हैं संदीप की बॉल को कि वो क्या डालने वाले हैं। तो ये प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम बोलिए, ये तो खेल का हिस्सा है। तो हम भी किसी भी प्लेयर्स के खिलाफ एक अलग टैक्टिक्स बनाते हैं पर्सनली। तो मेरा वो रहेगा कि आप एक ऐसा प्लेयर लेके जाइए जिसके खिलाफ उन्होंने कभी ना उसकी वीडियो कोई देखी है, ना उसको कभी खेला है इंटरनेशनल क्रिकेट में, और वो वहाँ जाके ऐसी परफॉर्मेंस कर दे कि आपकी वो सीरीज़ जितवा दे आपको। तो ऐसे प्लेयर का नाम भी एक मैं बताऊंगा टीम में, और एंड तक बने रहिएगा वीडियो में। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने ओपनर्स। तो ओपनर्स का टीम में लगभग कंफर्म है। अब पहले आज से 3 या 4 साल पहले नेपाल के लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी ओपनर्स ढूंढने के लिए, जो कि आपके T20 और वनडे में काफ़ी बहुत ही चेंज करे, इतने चेंज करे, कम से कम 8 से 10 प्लेयर चेंज करें नेपाल ने 2014 के वर्ल्ड कप के बाद से। तो वो एक के बाद एक सारे फेल होते गए, कोई मतलब उसमें एक फिक्स निकल के नहीं आ रहा था। फिर अचानक आता है एक वो सीरीज़ जो नीदरलैंड्स के खिलाफ हमने होम सीरीज़ खेली थी, और मलेशिया भी था उसमें। तो डेव वैटमोर को इसका श्रेय जाता है कि उन्होंने नेपाल को 2 ओपनर्स बना के दिए, और ऐसे ढूंढे कि वो अभी के समय में सबसे बेस्ट प्लेयर्स भी हैं टीम में। तो उसमें से एक और नाम अभी एक और आगे, तो हमारे पास ओपनर्स की अभी ये समझिए कि हमारे एक के बाद एक हमारे बैकअप भी हैं हमारे ओपनर्स के। तो ओपनिंग पे हमारे लिए कोई कभी अभी टेंशन की बात नहीं है। तो ओपनर्स में ऑब्वियस ही बात है, अभी मैं लास्ट सीरीज़ को अगर देखा जाए तो मैं अर्जुन को नंबर 1 पे रखता हूँ। अर्जुन साउंड जो एक विकेट कीपिंग ऑप्शन भी हैं। अगर आप 15 मेंबर्स की टीम लेके जाते हैं तो 2 विकेट कीपर आपके पास होने ज़रूरी हैं, जिसमें से अर्जुन और आसिफ दोनों विकेट कीपर हैं, दोनों ओपनर है, बढ़िया है। तो इनको कोई रिप्लेस भी नहीं कर पाएगा, इन्होंने परफॉर्मेंस भी दी है। और अर्जुन तो भाई मैं बता रहा हूँ कि एक बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, बहुत ही आगे तक जाने वाले हैं। उनका जो कॉन्फिडेंस है बैटिंग में वो दिखता है साफ, शॉट सिलेक्शन काफ़ी अच्छा है, और हल्की बॉल में आउट नहीं होते हैं, बिल्कुल मज़े से अपना विकेट नहीं फेंक देते हैं, तो विकेट थ्रो नहीं करते। सबसे बड़ा पॉइंट उनका ये है। हाँ, कुछ अच्छी बॉल्स में उनके विकेट आए तो अच्छी बॉल्स में विकेट मिल जाता है, बॉलर्स को भी उसका श्रेय जाना चाहिए। पर अर्जुन और आसिफ को मैं रखता हूँ अपने ओपनिंग पेयर में। तो अर्जुन, आसिफ, और 15 मेंबर्स के स्क्वाड में मैं कुशल बोरतेल को भी रखूँगा एक बैकअप ओपनर के। मान लीजिए कुछ कारणों के कारण वो किसी का भी परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हुआ तो एक प्लेयर हमारे पास बैकअप होना ज़रूरी है, जो कि ओपन भी कर सके और उसके कैलिबर का ही प्लेयर हैं। कुशल ने अभी अपने राष्ट्रीय खेल में अपनी परफॉर्मेंस दिखा के बता दिया कि भाई मैं भी हूँ यहाँ पर, गया नहीं हूँ मैं, तो परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो। तो ये काफ़ी अच्छी बात है टीम के लिए कि एक के बाद एक अब परफॉर्मेंस के बेस पे अपने अपने स्पोर्ट के लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो लड़ रहे हैं, ये ज़रूर फाइटिंग स्पिरिट होना ज़रूरी है टीम के अंदर जगह बनाने के लिए। उसका फ़ायदा अल्टीमेटली नेपाल को ही होने वाला है। तो सेकेंड जो अब हम बात कर रहे हैं मिडिल ऑर्डर, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है
नेपाली बैटिंग कोलैप्स जो हो जाती है, जो कि हमने देखा है। हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप लगभग 60, 70, 80 तक रन की अभी एवरेज हो रही है। लास्ट कुछ सीरीज़ में आप देखिए तो इतने 50 तो मतलब मिनिमम बन रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। सो गाइस, मिडिल ऑर्डर जो होता है वो किसी भी टीम की बैकबोन होती है। अगर आप किसी भी टीम को तोड़ना चाहते हैं, उसकी बैटिंग लाइनअप उसके ऊपर अटैक करना चाहते हैं, तो उसकी मिडिल ऑर्डर पर अटैक करना ज़रूरी होता है। तो किसी भी टीम का जो बैकबोन है वो मिडिल ऑर्डर है, और मिडिल ऑर्डर ही नेपाल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है बैटिंग लाइनअप के अंदर। पहले ओपनर्स, अब ओपनर्स आउट हो गए तो अब मिडिल ऑर्डर की टेंशन बढ़ गई है। तो मिडिल ऑर्डर को हमको इनएक्सपीरियंस के कारण भी हमारी कई बार मिडिल ऑर्डर को जो कोलैप्स होते देखा हुआ है। जो कि हमने लास्ट सीरीज़ में जो स्कॉटलैंड में हम खेल रहे थे, तो वहाँ पर हमारे पास कोई एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं थे, जो एक तरफ से सिर्फ विकेट होल्ड करना था, उनको ज़्यादा कुछ नहीं करना था, बस अपना विकेट संभाले रखना था। वो काम ना होने की वजह से हमने 2 मैचेस वहाँ गंवाए हैं, और हम आने वाले टाइम में ऐसी गलतियाँ और नहीं करना चाहते। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसके लिए एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर की ज़रूरत है, जो मिडिल ऑर्डर को होल्ड करे, अपनी पोजीशन को स्ट्रांगली टाइट जमा के बैठ जाए। देखिए, ऐसा है कि T20 में अभी जितने भी हम अभी ICC या लीग 2 के जो मैचेस देख रहे हैं, तो आपका 250 प्लस स्कोर बहुत ही बढ़िया माना गया, खासकर नेपाल के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेपाल की जो बॉलिंग लाइनअप है उसको देखते हुए 250 नेपाल के लिए बहुत ही अच्छा टारगेट है, वो आराम से सेव कर लेते हैं नेपाली बॉलर्स। सो हमारे पास ज़्यादातर जितने भी हमने मैच खेले, हमारा एवरेज स्कोर लगभग 200 के आसपास रहा है, या 200 से नीचे, या 200, 210, 220। तो ये एवरेज हम बना रहे हैं रन, तो जो कि अच्छा नहीं है, और इतने कम रन से हमारा कुछ होने वाला भी नहीं है। अभी वहाँ पर हम नामीबिया जा रहे हैं, तो हमें बड़े स्कोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें एक तरफ से इनिंग्स होल्ड करने के लिए, एंड पकड़ने के लिए, जो विकेट्स को गिरने से बचाने के लिए एक प्लेयर चाहिए जिनके पास एक्सपीरियंस है, और वो और कोई नहीं, हमारे ज्ञानेंद्र मल्ल जी हैं। ज्ञानेंद्र मल्ल आपके जो वन डाउन जो एक पोजीशन है उसके सबसे परफेक्ट बैट्समैन हैं अभी के सिनेरियो में। नेपाल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उनके पास एक्सपीरियंस भी है, उन्होंने बड़े बड़े मैच का प्रेशर भी झेला है, तो उनका होना टीम को एक बैलेंस देता है। यंग ब्लड और एक्सपीरियंस के साथ टीम एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनती है, तो उनका होना ज़रूरी है एज ए लीडर भी। अब जैसे संदीप के एब्सेंस में उनका रोल थोड़ा और ज़्यादा, भले ही उनको कैप्टन ना बनाया जाए, बट टीम में रहना उनके लिए एक पॉजिटिविटी का स्रोत माना जाएगा। वो एक पॉजिटिव एनर्जी टीम को डिलीवर करेंगे, टीम को बांध के रखेंगे, तो उनका होना ज़रूरी है, और वो डिज़र्व करते हैं नंबर 3 का स्पॉट। सो गाइस, चौथे नंबर पर जो प्लेयर है, मेरे को उनका नाम बताने की जरूरत नहीं है, वो हमारे होने वाले कैप्टन, अभी वाइस कैप्टन है, बट अब वो कैप्टनशिप संभालेंगे आई थिंक, और उनको देना भी चाहिए। रोहित पौडेल अभी के नेपाली क्रिकेट सीन में सबसे बेस्ट प्लेयर हैं। बैट्समैन भी बोलूँगा तो कोई दो राय नहीं होगी। जिस हिसाब से वो स्ट्राइक रोटेट करके खेलते हैं, और वो कभी बाउंड्रीज़ में ज़्यादा विश्वास रखते नहीं हैं, वो एक ओवर में एक बाउंड्री ना मार के 6 सिंगल लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो एक ODI के हिसाब से एक परफेक्ट बैट्समैन है। और उनका स्ट्राइक रेट 80 के 90 के आसपास ही रहता है। ये नहीं कि वो बिल्कुल ही आपका स्ट्राइक रेट 30 या 40 आधे जितनी बॉल खेले उसके आधे रन बना रहे हैं, वो अपना स्ट्राइक रेट मेंटेन करके चलते हैं। कभी कभी तो 100 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से भी रन बनाते हैं बाद में। उनका नंबर 4 पोजीशन उनके लिए बेस्ट है, और काफ़ी सूटेबल भी है उनके लिए, और वो वहाँ पर परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। तो नंबर 4 पे हम रोहित पौडेल को रखेंगे। अब जो नंबर 5 की बात करूँगा मैं, उस पर मेरे को पता है कुछ लोग आप में से कुछ नाराज़ में, कोई अग्री करेंगे, कोई डिसएग्री करेंगे, वो मैं जानता हूँ, बट ये एक गैम्बल है, और मैं इसका रीज़न दूंगा कि मैंने नंबर 5 पे उनको क्यों रखा है। तो नंबर 5 मैंने रखा है बशीर अहमद को। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे भाई ये क्या बोल दिया, एक इनिंग्स खेलते ही आपने बशीर को ऊपर पहुंचा दिया। जी नहीं, उनके अंदर बैटिंग कैपेबिलिटीज़ है, जो कि रोहित ने उनको ऊपर भेज के दिखाई थी उनकी केनिया के अंदर। तो रोहित पौडेल बहुत भरोसा करते हैं बशीर के ऊपर, और बशीर ने वो करके भी दिखाया। उन्होंने खेला अच्छा, हाफ सेंचुरी मारी। उनके अंदर बैटिंग कैपेबिलिटीज़ हैं। किस टाइप की हैं? इनिंग्स बिल्ड करने वाली टाइप की, और वो बड़े शॉट्स नहीं लगा पाते जो कि एंड में चाहिए होते हैं हमको धूम धड़ा के, वो नहीं कर पाते। उनका नेचर ही नहीं है वो खेलने का। उनका नेचर क्या है? सिंगल डबल एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। तो उनको वही पोजीशन में खिलाना सुटेबल है। और दूसरा फैक्टर
क्या है उनको ऊपर लाने का? एक लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन आपको बॉलिंग लाइनअप को कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि अगर आपके 3 विकेट ऊपर के जा चुके हैं, रोहित और बशीर टीम में खेल रहे हैं, तो अराउंड ये सिनेरियो, ये समझ लीजिए आपका 15-20 ओवर के बाद ये वाली स्टेज पे एक टीम खड़ी है, 15-20 ओवर हो चुके हैं, आपके बोर्ड पे ज़्यादा नहीं तो 70-80 रन लगे हुए हैं, और अब स्पिनर आ जाते हैं, स्पिनिंग अटैक करते हैं, तो आपकी फील्डिंग पोजीशंस भी डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लोग आप ये लेफ्टी और राइटी के कॉम्बिनेशन को प्रमोट करते हैं। 2 या 3 नंबर ऊपर आपको प्रमोट कर सकता है कोई भी। अगर आप एक अच्छे ऑलराउंडर हैं तो आप नंबर 5 पे आके आराम से खेल सकते हैं। तो ये एक मैं बैटिंग लाइनअप पे भी एक चेंज की तरफ बोलूँगा कि जो केनिया में एक सीरीज़ में हुआ, ये आगे भी हम रिपीट कर सकते हैं। और ये टीम को कोई सी भी चीज़ जो टीम को फ़ायदा दे, हमको उसको आगे अप्रिशिएट करना चाहिए और उसी के हिसाब से अपनी टीम भी डिज़ाइन करनी चाहिए। तो बशीर अहमद को मैं अब 5 नंबर पे लगता हूँ एज अ लेफ़्ट राइट कॉम्बिनेशन, और कुछ उनका प्लेइंग स्टाइल भी उसको सिचुएशन को सूट करेगा मेरे हिसाब से। अब अगला जो नंबर है, छठा नंबर, उस पर मैं रख रहा हूँ दीपेंद्र सिंह आहिरी को। अब लोग बोलेंगे आप इतना नीचे खिला रहे हैं दीपेंद्र को, तो उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं बचा। अच्छे प्लेयर्स के लिए पोजीशन मैटर नहीं करती, वो एक डायनामिक प्लेयर हैं। उनका गेम ऐसा है कि अगर वो 3 ओवर में उनको 50 रन चाहिए तो वो वहाँ भी सूट करेंगे खेलने में भी। वो इनिंग्स बिल्ड भी करते हैं, और आपके जो शॉट हैं, अगर आपको स्ट्राइक रेट ज़्यादा चाहिए तो वहाँ भी वो रन बनाते हैं। तो कैपेबिलिटीज़ हैं उनके अंदर, उनका टीम में होना तो बहुत ज़रूरी ही है। अगर उनकी बैटिंग नहीं चल रही तो वो एज अ बॉलर और फील्डर टीम के अंदर बैलेंस बना देते हैं। अब संदीप के ना होने के बाद उनका टीम में रहना इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारे पास कोई दूसरा स्पिनिंग बेटर ऑप्शन कोई है नहीं जो इकोनॉमिक बॉलिंग फेंके। अगर विकेट नहीं ले पा रहे तो इकोनॉमी हमको चाहिए प्रेशर क्रिएट करने के लिए। संदीप आपका विकेट लेते थे, एक तरफ से दीपेंद्र सिंह आहिरी प्रेशर बिल्ड करते थे, तभी संदीप को विकेट मिलता था। तो ये भी एक बड़ा प्लस पॉइंट है। तो ये पार्टनरशिप, बॉलिंग भी पार्टनरशिप्स में ही होती है। अगर एक एंड से आपको रन नहीं मिलते तो दूसरे एंड में वो अगर शॉट उठाएगा तो वो विकेट जाएगा प्लेयर का। तो इस स्ट्रेटेजी से नेपाल पहले विकेट लेता था, और अभी भी उनका दीपेंद्र सिंह आहिरी का होना ज़रूरी है टीम में। एज अ बैट्समैन मैं बात करूँ, जो मैंने आपको बात बताई थी ना कि जो हमारा मिडिल ऑर्डर में गुच्छों में विकेट जाता है, तो उसके लिए हमारे लोअर मिडिल ऑर्डर को बड़ा होना ज़रूरी है। मतलब कि हमारी जो, आपको पता है हमारे सारे प्लेयर्स लगभग एक बॉलर को छोड़ के या 9 के 9 या 10 के 10 बैट्समैन ही होते हैं, ऑलराउंडर ही होते हैं। तो हमारी बैटिंग को हमें डीप रखना ज़रूरी है, क्योंकि जो प्लेइंग कंडीशन नमीबिया में है, हमको रन्स चाहिए, जैसे भी करके हमको रन चाहिए। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कौन बना रहा है और किस नंबर पे बैठ के बना रहा है, कहाँ बना रहा है, बस हमको रन्स चाहिए कि जिसकी बैटिंग है वो रन मार के जाए। तो रन्स बनाएंगे तो मैच जीतेंगे। तो उसके लिए हमारा बैटिंग को डीप होना ज़रूरी है। 7वें 8वें 9वें नंबर तक हमारी बैटिंग होना ज़रूरी है। तो उसके लिए जो बशीर के बाद मैंने दीपेंद्र सिंह आहिरी का नाम लिया है 6ठे नंबर पर, तो वो काफ़ी जायज़ है। अगर मान लीजिए अगर हम जल्दी भी कोलैप्स हो जाते हैं तो 25-30 ओवर में उनकी बैटिंग आ सकती है, 30-35 के आसपास। तो 15-20 ओवर खेलना कोई मतलब ये नहीं कि आपका टेल स्टार्ट हो, मतलब कि ओवर बचे नहीं, तो काफ़ी बचे होते हैं ओवर वहाँ भी। या अगर कोई प्रमोट करे तो मैं आरिफ को भी प्रमोट कर सकता हूँ, जो कि मेरे नेक्स्ट बैट्समैन है उनके ऊपर। तो आरिफ और दीपेंद्र ऊपर नीचे शफल कर सकते हैं सिचुएशन कंडीशन को देख के, पर आरिफ को मैं उनसे नीचे ही रखूँगा, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट रोल खेलते हैं पार्टनरशिप्स में, जब नीचे आपको बैटिंग करनी होती है टेल के साथ। अमेरिका में भी हमने देखा कि आरिफ ने एक तरफ से इतने अच्छी तरह होल्ड करके दूसरी मतलब मैच को काफ़ी हद तक इतना पास लेके गए थे कि हम जीत सकते थे वहाँ से, जो कि हम हार चुके थे मैच। तो आरिफ अगले प्लेयर है जो कि एक लोअर मिडिल ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप हमारा और स्ट्रॉन्ग मजबूत कर देते हैं। अगर कोच चाहे तो फिर वो बशीर की जगह ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, पर मेरे को लगता है कि बशीर ऊपर खेलें, दीपेंद्र और आरिफ नीचे आएँ, और अगले जो बैट्समैन है फिर आपका टेल स्टार्ट होना शुरू हो जाता है नेपाली टीम का। अगला मैं जो रखूँगा एक मोहम्मद आदिल आलम को मैंने टीम में जगह क्यों दी है, क्योंकि नमीबियन कंडीशंस को देखते हुए वहाँ पर मीडियम पेसर्स का थोड़ा आपका जो पलड़ा है वो भारी रहेगा, और आदिल आलम की बॉल थोड़ा उनका पेस नहीं है, बट वो स्विंग अच्छा कराते हैं, और वहाँ की कंडीशन भी ऐसे विंडी कंडीशन है, काफ़ी तेज़ हवाएं चलती है, तो वहाँ पर बॉल स्विंग होता है। तो जिस रफ्तार से वो बॉलिंग कराते हैं तो वहाँ पर बॉल बैट्समैन फंस जाता है। स्लोअर बॉल भी बहुत अच्छी फेंकते हैं, तो अपने बैट्समैन को फंसा के रखते हैं। आदिल आलम रन ज़्यादा लीक नहीं करते हैं, तो आपका थर्ड
थर्ड पेसर की भी एक भूमिका निभाते हैं। तो टीम में रखना उनको ज़रूरी है, और बैटिंग तो अच्छी कर ही लेते हैं, बट काफ़ी टाइम से उनका बल्ला शांत है। अब क्या बोलते हैं, थोड़ा उनकी बैटिंग में कोच अगर काम करें तो वो बढ़िया एक एसेट है टीम के लिए। जो इंडियन टीम में हार्दिक पांड्या काम करते हैं, वो हमारे आदिल आलम नेपाल के लिए कर सकते हैं आने वाले फ्यूचर में, अगर वो थोड़ा अपना बैटिंग पे काम करें तो जो नेक्स्ट प्लेयर हैं हमारे सोमपाल कामी जी। सोमपाल कामी अगेन बैटिंग पर्सपेक्टिव से देखें तो एक एवरेज 15 से 20 रन का आपके किसी भी अच्छे प्लेयर के ऊपर बैट्समैन के साथ पार्टनरशिप करने में कैपेबल हैं। पार्टनरशिप काफ़ी अच्छी कर लेते हैं, सिंगल डबल्स भी लेते हैं, रनिंग काफ़ी फास्ट है उनकी बिटवीन द विकेट्स। तो उसके लिए वो किसी भी मतलब कि ज़्यादा बिना रिस्क लिए भी वो रन बना देते हैं। और जो अगले नंबर पे हैं वो हैं करण केसी। सारे जानते हैं ये हमारे सिमलर जो एक हमारी जो बॉलिंग की जोड़ी है वो चलती आ रही है, काफ़ी अच्छी बॉलिंग भी कर रहे हैं और विकेट्स भी निकालते हैं, और हाईएस्ट विकेट टेकर भी थे आफ्टर संदीप। बट अब संदीप शायद आगे कंटिन्यू ना करें तो नंबर 1 बॉलर बन सकते हैं नेपाल के लिए विकेट ICC लीग 2 के अंदर। और जो लास्ट प्लेयर हैं गाइस, जिनको मैंने बोला था कि वो एक एक्स फैक्टर हो सकते हैं सामने वाली टीम के लिए, अब ये प्योरली मेरी पर्सनल चॉइस है, और मैं इस प्लेयर को काफ़ी टाइम से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। इसमें जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो अभी तक मैंने नेपाल के किसी भी बॉलर के अंदर नहीं देखी हैं, और बहुत इजी नहीं होता किसी के लिए भी वो सब कर पाना जो ये इजीली कर देते हैं। वो प्लेयर हैं दोस्तों, मेरे ख्याल से कुछ आप जो असली फैंस है शायद वो उनको जानते भी होंगे, कोई नहीं भी जानते होंगे तो मैं बता दूंगा। तो उनका नाम है दुर्गेश गुप्ता। जी हाँ भाई, दुर्गेश गुप्ता लेफ़्ट आर्म मीडियम पेसर हैं, जो कि EPL में शायद भैरवा से या कहाँ से, भैरवा से आई थिंक उन्होंने खेला था, और लेफ़्ट आर्म पेस बॉलर हैं। क्या बढ़िया बॉलर है भाई, उनके जैसा बॉलर मैंने नहीं देखा अभी तक नेपाली सीन के अंदर, और खासकर लेफ़्ट आर्म एक तो वैसे ही आपके बहुत मतलब कि ढूंढने पे बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी कंट्रीज़ के लिए। लेफ़्ट आर्म एक पेसर होना आपके एक बेंच में या आपके टीम में तो आपके लिए एक बहुत बड़ा एसेट है। तो मैं इस बार जो टूर है उसमें चाहता हूँ कि कोच एक नया एक्सपेरिमेंट करे, एक लेफ़्ट आर्म पेसर को टीम में रखे, और उसके लिए सबसे जो बेस्ट ऑप्शन अभी तक का है वो है लेफ़्ट आर्म पेसर दुर्गेश गुप्ता। जो इनका स्विंग पे कंट्रोल है वो कमाल का है। किसी भी अगर टेस्ट प्लेइंग नेशन से खेल रहे होते तो टीम में, डोमेस्टिक की टीम में आराम से फिट बैठते। काफ़ी अच्छा स्विंग कंट्रोल है, काफ़ी अच्छा लाइन पे कंट्रोल है। लाइन और लेंथ किसी भी बॉलर की एक उसका करियर बनाना और बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ लाइन और लेंथ का रहता है। अगर आप विकेट नहीं ले पा रहे हैं पर आप लाइन पे फेंक रहे हैं, आप लेंथ पे फेंक रहे हैं, इकोनॉमिक बॉलर हैं, तो आपको टीम में प्रायोरिटी मिलेगी। विकेट्स आउटकम है आपकी अच्छी बॉलिंग के बाद का, विकेट्स रिजल्ट डिसाइड करते हैं, बट लाइन और लेंथ किसी भी फास्ट बॉलर का करियर डिसाइड करते हैं। तो लाइन और लेंथ पे बॉल फेंकना इनकी आदत है और इनकी खूबी भी है, और जो स्विंग पे कंट्रोल है इनका वो लाजवाब है। वो मैं बोल चुका हूँ आपको कि स्विंग ये लेफ़्ट आर्म बैट्समैन के लिए बाहर निकालते हैं, और राइट आर्म के लिए जो ये शार्पली जो अंदर लेके आते हैं तो वो काफ़ी दिक्कत देता है बैट्समैन को। LPW और बोल्ड जो आउट हैं इनके फेवरेट्स हैं। इनको जो बॉल अंदर की तरफ आती हुई बैट्समैन इजीली रीड नहीं कर पाता कि ये कितना स्विंग होकर मेरे अंदर आएगी, तो वो पैड पे लग जाती है या बोल्ड हो जाती है, जो गैप मिलता है वहाँ से निकल जाती है। तो दुर्गेश गुप्ता एक ऐसे प्लेयर हैं जिनको मैं बिल्कुल ही बेसब्री से देखना चाहता हूँ टीम के अंदर। इनकी पेस भी गाइस मैं बात करूँ तो लगभग इनका जो पेस जितना अब तक हमको देखने से लगा है कि 120 से 130 के बीच का इनका रेंज है। अगर ये थोड़ा और अपनी कंडीशनिंग में काम करें, थोड़ा बॉडी फिटनेस तो ये है ही, पर अपनी स्पीड पे थोड़ा अगर ये काम करें, इनको अगर अच्छी कोचिंग मिले कोचेस के अंडर, अगर ये अपनी ट्रेनिंग करें तो ये आराम से 135 तक, जो कि अगर उस स्विंग के साथ अगर आप 135 फेंक ले या 130 भी फेंक रहे हैं रेगुलरली, तो भाई आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि बड़े बड़े नाम होना। ऐसे प्लेयर्स आपको चुटकियों में मैच जितवा देंगे। किसी बड़े नाम वाले प्लेयर्स की आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो नए टैलेंट को टीम में लाना ज़रूरी है और उनको देखना भी ज़रूरी है। कम से कम उनको कैंप में रखिए, कैंप में उनकी बॉलिंग आप प्रैक्टिस करवाइए। नेट बॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो उनको टीम में रखिए, उनको एक चांस दीजिए
मैं तो यही बोलना चाहूँगा। और सो गाइस, ये हुए मेरे 11 प्लेयर। तो बाकी जो 15 मेंबर्स का जो स्क्वाड अगर हमें पूरा करना है, तो मैं सबके सब्स्टिट्यूट भी बताता हूँ कि कौन से प्लेयर को कौन सा किस पोजीशन में वो रिप्लेस कर सकते हैं। कोई दूसरे ऑप्शन में मैं बताता हूँ। तो पहले पे हैं ओपनर्स, जो मैंने बात करी। अर्जुन की जगह हम कुशल को रख सकते हैं। कुशल 12वीं नंबर प्लेयर है, वो दोनों एक आपस में रिप्लेस कर सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अगर परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं हो रही है तो आप दोनों एक दूसरे रिप्लेस कर सकते हैं। और जो मिडिल ऑर्डर में जो मैंने 2 नाम हैं, वो हैं ज्ञानेंद्र मल्ल की जगह या आरिफ की जगह। आरिफ या ज्ञानेंद्र मल्ल में से इन दोनों को अगर कभी रिप्लेस करना पड़े टीम में, कभी इस मैच में, तो मैं इसमें से चांस देना चाहूँगा देव खनाल को। अब देव खनाल अब लास्ट कुछ 1-2 मैचेस उनके उतने खास गए नहीं है, बट एक एवरेज और डिसेंट बैट्समैन है। उन्होंने अभी तक का अपना एवरेज 30+ का वो मेंटेन करके रखा हुआ है। 30 से ज़्यादा स्कोर करते हैं। बट वो क्या है कि उनके अंदर थोड़ा 30 बनाने के बाद कोई ऐसा शॉट, सिली सा शॉट खेल लेते हैं कि वो अपना विकेट थ्रो कर देते हैं। तो उस पर उनको काम करना ज़रूरी है। अगर वो अपना सुधार लेते हैं तो काफ़ी बढ़िया बैट्समैन है, टेक्निकली साउंड है, और आने वाले भविष्य में नेपाल के लिए काफ़ी ब्राइट है उनका फ्यूचर। तो देव खनाल को मैं एक चांस देना चाहूँगा यहाँ पर। और अगर मेरे को एक स्पिनर ऑलराउंडर की ज़रूरत पड़े, तो मैं एक और ऑलराउंडर है जो बशीर अहमद को भी आपके रिप्लेस कर सकते हैं। तो वो भी एक अनसुना सा नाम है नेपाली क्रिकेट में। उनका नाम है सोनाम गौतम, जो कि ऑस्ट्रेलिया से इस बार NRN की टीम से खेले थे अपने राष्ट्रीय खेलों में। तो वो भी एलिजिबल है नेपाल से खेलने के लिए। वो भी नेपाली प्लेयर है और काफ़ी अच्छी बैटिंग करते हैं आपके ऑस्ट्रेलिया में। तो और बॉलिंग ऑलराउंडर, ऑफ स्पिन बॉलिंग भी उनकी अच्छी, एक्सपीरियंस भी है, अच्छे प्लेयर्स के साथ अच्छे लेवल पे मैच खेल चुके हैं। तो सोनम गौतम भी आप इग्नोर नहीं कर सकते वो प्लेयर को। वो भी बहुत अच्छा एक बैकअप के लिए आपके प्लेयर हैं एक्सपीरियंस के साथ। तो उनको भी चांस देना बनता है अगर आप पूरी नई सिरे से टीम बना रहे हैं तो। और जो लास्ट में एक जो बॉलर हैं जो मैं प्रेफर करूंगा, अगर आपका बॉल स्पिन हो रहा है या पिच की कंडीशन देखे अगर आपको स्पिन ज़्यादा मिल रही है, तो दुर्गेश गुप्ता की जगह ललित राजवंशी को हम खिला सकते हैं। उन्होंने काफ़ी अच्छा कमबैक किया अभी राष्ट्रीय खेलों के अंदर। बॉल विकेट्स भी काफ़ी अच्छी ले रहे हैं, तो उनको चांस एक मिलना, ये भी 15 मेंबर्स के स्क्वाड में उनका होना भी एक टीम को बैलेंस की तरफ लेके जाता है। तो स्पिनिंग ट्रैक है तो एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हम रख सकते हैं ललित राजवंशी के नाम पर। सो ये जो 15 मेंबर्स का जो प्लेइंग 11 जो मैंने आपको बताया, तो आपकी इन प्लेयर्स को लेके क्या राय है? अगर आप अग्री करते हैं तो कमेंट्स में, या डिसएग्री करते हैं तो वो भी मेरे को कमेंट्स में ज़रूर करके बताइएगा। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। और जो भी कुछ अभी लेटेस्ट अपडेट्स आती रहेंगी, हम उसके साथ आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस करके देते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं हम दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।